एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो ये जो एक्ट है मैं बता दूं आपको कि आरजेएस में भी आता है और उसके अलावा एमपी एडीपीओ में भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ये एक्ट नंबर 60 है 1986 का और इसको जो एसेंट मिली थी वो मिली थी 23 दिसंबर 1986 को। अब इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं या लॉन्ग टाइटल आप जो भी कह लें। तो ये एक्ट जो बना है वो बना है प्रोहिबिट करने के लिए इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ये हमें एक्ट के नेम से भी पता लग रहा है। ठीक है, किस तरीके का प्रोहिबिशन है ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का? वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो रहा हो, पब्लिकेशन के थ्रू हो रहा हो, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर या किसी भी अदर मैनर में जिस भी तरीके से अगर आप इंडिसेंटली रिप्रेजेंट कर रहे हो वुमेन को, तो उसी चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए ये एक्ट जो है वो इन्फोर्स किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि इस एक्ट के अंदर टोटल 10 सेक्शंस हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन जनरली हर एक्ट का सेम होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल हमें पता ही है और ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया में, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लॉ के बाद से जो है 2019 के बाद से हर एक्ट जो है हमारा होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होने लगा है। फिर इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की थी अपने ऑफिशियल गैजेट में, जो कि डेट है हमारी 2 अक्टूबर 1987। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की, जो कि है डेफिनेशंस। इसमें सिर्फ आपको दिख रही है कि सिर्फ 6 डेफिनेशंस है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन, जिसे आप याद रख सकते हो ए से एडवर्टीजमेंट, और ये 2A के अंदर है। उसके बाद 2C में डेफिनेशन है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की। ठीक है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन, ये 3 वर्ड्स हैं, तो आप उससे याद रख सकते हो कि 3rd नंबर पे यानी कि C पे है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द 2A डेफिनेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इंक्लूड करता है कोई भी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट और विजिबल रिप्रेजेंटेशन भी किसी भी तरीके का, जो कि लाइट के थ्रू हो, साउंड के थ्रू हो, स्मोक के थ्रू हो या गैस के थ्रू हो। फिर 2B में है डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सैंपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, या तो फ्रीली कर रहे हो या फिर किसी भी अदर मैनर में कर रहे हो वो। फिर 2C में है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ये कहता है कि वुमेन के फिगर का, फॉर्म का या उसकी बॉडी का या किसी भी पार्ट का उसकी बॉडी का इस तरह का डिपिक्शन जो कि इंडिसेंट है या डेरोग्रेटरी है या फिर डेनिग्रेटिंग है वुमेन के लिए, या फिर वो क्या है डिप्रेव, करप्ट या इंजर करेगा पब्लिक मॉरलिटी को या मॉरल्स को, तो इस तरीके का जो भी डिपिक्शन होगा वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। 2D में डेफिनेशन है हमारी लेबल की। लेबल मीन्स कोई भी ऐसा रिटर्न, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड या ग्राफिक मैटर जो अफिक्स्ड है या फिर किस पे अपीयर हो रहा है, किसी भी पैकेज पे, यानी किसी भी पैकेज पे अगर कुछ लिखा हुआ है, कुछ मार्क है, तो वो सब क्या होता है, वो लेबल होता है। देन है 2E में पैकेज की डेफिनेशन। पैकेज इंक्लूड करता है किसी भी बॉक्स को, कार्टन को, टीन को या कोई भी अदर कंटेनर जो पैकेजिंग के लिए यूज होता है। फिर F में प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे, जो कि है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 3 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इसमें बोला है कि नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश, यानी कि कोई भी पर्सन, यहाँ पे सिर्फ नेचुरल पर्सन्स की बात नहीं हुई है, सिर्फ सिटीजन्स की बात नहीं हुई है। ओके, तो ना तो वो पब्लिश करेगा, ना किसी और को पब्लिश करने के लिए करवाएगा, ना अरेंज करेगा ऐसा कुछ भी, ना किसी भी एग्जीबिशन या पब्लिकेशन में पार्ट लेगा जिसमें एडवर्टीजमेंट हो रही हो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को लेकर वुमेन की। ठीक है, तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट को क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है। फिर है सेक्शन 4 प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सेम यहाँ पे भी बोला है कि कोई भी पर्सन जो है ना तो प्रोड्यूस करेगा, ना किसी और से प्रोड्यूस करवाएगा, ना सेल करेगा, ना लेट टू हायर करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा या सर्कुलेट करेगा, और ना ही पोस्ट के थ्रू कोई ऐसी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन, फिगर ऐसा कुछ भी पोस्ट के थ्रू भेजेगा जो कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन जिसमें कंटेन हो वुमेन का। ठीक है, प्रोवाइडेड आगे जाके इसका कुछ एक्सेप्शन बता रखा है। अगर आप इस एक्सेप्शन को देखोगे तो ये आपको आईपीसी के अंदर भी मिलता है, जहाँ पे हम ऑब्स्सिनिटी के सेक्शंस देखते हैं, सेक्शन 292, 293, 294, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलता है जहाँ पे ऑब्स्सिनिटी की बात की गई है। तो एक्सेप्शन देख लेते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ें प्रोहिबिटेड नहीं है। तो कोई भी ऐसी बुक, पैम्पलेट, पेपर और ये जो सब है वो प्रोहिबिटेड नहीं है जहाँ पे जो उसका पब्लिकेशन है आप उसे प्रूव कर दो कि वो जस्टिफाइड था। क्यों जस्टिफाइड था? क्योंकि वो पब्लिक गुड के लिए था। बिकॉज वो जैसी भी बुक, पैम्पलेट वगैरह था, वो फिगर था, वो किस में था, वो इंटरेस्ट ऑफ साइंस में था, लिटरेचर में था, आर्ट में था, या लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स को था जनरल कंसर्न की।
क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना साइंस की बुक्स में हमें बॉडी पार्ट्स दिखाए जाते हैं तो वो हमें समझाने के लिए बताए जाते हैं, तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा विमेन का। फिर उसके बाद है ऐसा कोई भी बुक पैम्पलेट जिसको रखा गया है या फिर यूज़ किया जा रहा है किसके लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसे भी हम इंडिसेंट नहीं मानेंगे। हमने देखा है बहुत सी देवियों की जो होती हैं वो ऐसी कुछ मूर्तियाँ होती हैं जिसमें कि कुछ अलग शो हो रहा आता है, बट उसे हम इंडिसेंट नहीं कहते हैं। फिर आगे आ जाते हैं कि कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो कि स्कल्पचर्ड है, इनग्रेव्ड है, पेंटेड है या किसी और तरीके से रिप्रेजेंट हुआ है किसी एंशंट मॉन्यूमेंट पे, हम जाते हैं टेम्पल्स वगैरह में देखते हैं मूर्तियां जो बनी होती हैं, ठीक है, तो वो भी जो है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं मानी जाएगी। या फिर कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है, किसी भी टेम्पल में, वही मैंने कहा, या फिर किसी कार में है जो कि यूज़ हो रही है आइडल्स को कन्वेंस करने के लिए या फिर किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए, तो वो भी नहीं माना जाएगा। देन कोई भी फिल्म जिसके रिगार्डिंग कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, पार्ट 2 अप्लाई होता है सिनेमेटोग्राफिक एक्ट का, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है प्रोहिबिशन नहीं माना जाएगा। नाउ सेक्शन 5, इसमें है पावर टू एंटर एंड सर्च। इसमें कहा गया है कि कोई भी गेजेटेड ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, तो उसके पास क्या पावर्स है, उसके पास 3 पावर्स हैं। सबसे पहली एंटर एंड सर्च करने की, वो किसी भी जगह पर एक रीजनेबल टाइम पे जा सकता है जहाँ पे उसे ऐसा लगता है, उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि वहाँ पे क्या हुआ है, ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर हो सकता है। उसके बाद दूसरी पावर उसके बाद सीज करने की, कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट जो कि हमने पहले देखा जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन रखता है, कोई भी ऐसी बुक पैम्पलेट वगैरह वगैरह ड्राइंग्स वगैरह है जहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है कि उसने क्या करा है, कॉन्ट्रवेन कर रहे हैं वो प्रोविजंस का, जो कि हमने सेक्शन 3 और 4 में देखे, ठीक। उसके अलावा सी में है कि एग्जामिन कर सकता है वो किसी भी ऐसे रिकॉर्ड को, रजिस्टर को, डॉक्यूमेंट को या कोई भी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट को जो उसे वहाँ पर मिला जहाँ पे उसने एंटर सर्च किया था, ठीक है, और उसी को वो सीज कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि वो एज एन एविडेंस उसके काम आ सकते हैं। बट इसमें आगे लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री, जो है क्या बोलते हैं, प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में अगर आप जा रहे हो सर्च करने के लिए, एंटर करने के लिए, ठीक है, सीज करने के लिए कुछ भी, तो वहाँ पे आप एंटर नहीं हो सकते हो विदाउट अ वारंट, यानी कि आपको वारंट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट प्रोविजो में भी जो है इसकी पावर ही बता रखी है सीजर की, कि जो है आप कोई भी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल या थिंग को भी सीज कर सकते हो। अगर आप उसको अलग नहीं कर सकते उस एडवर्टीजमेंट वगैरह को, तो आप उसको टोटली जो है सीज कर सकते हो। फिर कहा गया है कि जो सीज वाला जो पावर आप यूज़ कर रहे हो, सर्च वाला जो आप पावर यूज़ कर रहे हो सर्च एंड सीजर का, तो इसमें जो है कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे, सीआरपीसी का जो सेक्शन 94 है उसी की तरह से यहाँ पर भी सर्च एंड सीजर किया जाएगा। फिर लिखा है कि जैसे ही आप कुछ भी सीज करते हो, जो भी गैजेटेड ऑफिसर ये सीजिंग की प्रोसेस करेगा उसको अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है। देन है सेक्शन 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पेनल्टी बताई है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो भी सेक्शन 3 और 4 जो हमने पढ़े थे कि जो प्रोहिबिट कर रहे थे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को, अगर उसका कॉन्ट्रवीन करेगा, उसको वॉयलेट करेगा, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे जो उसे पेनल्टी होगी या उसे जो सज़ा होगी वो होगी इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 2 years एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़, ठीक है। और अगर सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में जो उसकी सज़ा है वो है नॉट लेस देन 6 month, बट जो एक्सटेंड हो सकती है 5 years तक, और फाइन जो है नॉट लेस देन 10,000, बट वो एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख रुपीज़ तक। फिर है हमारा सेक्शन 7, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ पे हमने पर्सन वर्ड यूज़ किया था, यानी कि सिर्फ सिटीजन्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ नेचुरल पर्सन्स की बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है। तो जब कंपनी कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करती है, यानी कि कंपनी जब कुछ ऐसा पब्लिश कर दे या कुछ ऐसा एडवर्टाइज कर दे या कुछ ऐसा सेंड कर दे पोस्ट के थ्रू, तो तब क्या होता है, जो भी पर्सन उस वक्त जब वो ऑफेंस कमिट हुआ उस कंपनी का इंचार्ज था या फिर रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के कंडक्ट को लेके, उसके बिजनेस को लेके, और एज वेल एज कंपनी, यानी कि वो पर्सन और कंपनी दोनों जो है लाइबल होंगे। बट इसके प्रोविजो में लिखा है कि अगर वो पर्सन ये प्रूव कर दे कि जो भी ऑफेंस हुआ वो उसकी नॉलेज में नहीं था, या फिर नॉलेज में तो था बट उसने पूरी एक्सरसाइज की थी ड्यू डिलिजेंस उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो पर्सन लाइबल नहीं होगा। फिर इसमें हम आगे देखेंगे कि अगर कोई भी जो है ऑफेंस, अगर ये प्रूव हो जाए कि वो कंसेंट या कनिवेंस से हुआ था या फिर एट्रीब्यूटल था किसकी, नेग्लेक्ट से था, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या जो भी अदर ऑफिसर था कंपनी का उसकी वजह से हुआ है, तो उन सबको भी पनिशमेंट मिलेगी।
देन इसके एक्सप्लेनेशन में बताया कि कंपनी जो है वो इंक्लूड करती है बॉडी कॉर्पोरेट्स को, फर्म्स को, अदर एसोसिएशंस को भी, और जो डायरेक्टर है वो सिर्फ डायरेक्टर कंपनी का नहीं, पार्टनरशिप में भी अगर कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर्स को भी इंक्लूड करती है। सेक्शन 8 में बताया है कि जो भी ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के अंदर वो क्या है, कॉग्निजेबल हैं और बेलेबल हैं। कॉग्निजेबल मतलब वो ऑफेंसेस जिसमें जो है आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट, एंड बेलेबल जहाँ पे एज अ बेल जो है आप बेल को जो है एज अ राइट मांग सकते हो। ठीक है। फिर सेक्शन 9 में है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन अ गुड फेथ। इसमें बोला गया है कि कोई भी सूट प्रोसीडिंग्स या जो भी अदर लीगल प्रोसीडिंग्स है, प्रोसिक्यूशन है, वो नहीं करे जाएंगे किनके खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो भी ऑफिसर उन्होंने अपॉइंट करे हैं, अगर उन्होंने गुड फेथ में इस एक्ट के अंदर कोई काम किया है तो। लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 10, पावर टू मेक रूल्स। आप यहाँ पे देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से रूल्स बनाने की, बट आप याद रखना कि वहाँ पे जो गेजेटेड ऑफिसर अपॉइंट किया था सेक्शन 5 में वो स्टेट गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, दो तरह की दो पावर्स है उसके पास। पहला तो वो मैनर बताएंगी कि किस तरीके से सीजर होगा और उस सीजर की लिस्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा और कैसे डिलीवर किया जाएगा पर्सन को। दूसरा, वो कोई भी अदर मैटर्स पे भी रूल्स बना सकता है। एंड लास्ट में कहा गया है कि जो भी रूल्स फ्रेम करेगा वो जो है हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बिफोर लेट करने हैं। तो यहीं पे हमारा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 खत्म हुआ। हमने देख लिया कि टोटल 10 सेक्शंस हैं। पहला शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, दूसरा डेफिनेशन जिसके अंदर 6 डेफिनेशंस हैं, 2A में एडवर्टीजमेंट की और 2C में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की जो डेफिनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड में और फोर्थ में भी जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बता रहे हैं मेनली ऑफेंस क्या है। थर्ड, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, एंड फोर्थ है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट एनी बुक, पैम्पलेट, राइटिंग, फिगर, एनी अदर थिंग जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो। फिफ्थ में है पावर टू एंटर एंड सर्च, किसके द्वारा, गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। सिक्स्थ में हमारी पेनल्टी है, फर्स्ट कन्विक्शन और सेकंड कन्विक्शन की जो पेनल्टीज है वो अलग अलग है, अच्छे से याद रखिएगा। सेवंथ में ऑफेंसेस बाय कंपनीज है। एट्थ में है ऑफेंसेस जो है वो कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है। नाइन्थ में है जो भी है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, और 10th में है पावर टू मेक रूल्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सो थैंक यू एवरीवन।